and that biological communication should be among the so-called society of cells, which together construct the body of an animal. So that's the beginning of the chapter. Basically, the topic what we are interested in learning called control and coordination. The very basic question arises, why such control and coordination required? So the answer behind the story and the question is, with evolutionary forces, diversity of living forms arose with complexity of body organization. Throughout animal kingdom, if we peep, अगर हम झांकते हैं और देखते हैं, right from the day one till the end, जब से लिविंग फॉर्म एनिमल फॉर्म में अराइज हुआ है एज सिंगल सेल प्रिमिटिव एनिमल लाइक प्रोटोजोआ एंड देयर आफ्टर पॉरीफेरा एंड सो ऑन, throughout the 11 phylums, the major phylums what you have to deal further in the taxonomy, the question is, one of the living form what we recognize as animal body, और उस बॉडी को डेफिनेटली ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको मैंने यहाँ सोसाइटी ऑफ सेल्स कहा है, एंड व्हाट हैपेंड कि जो भी इवोल्यूशनरी फोर्सेस वर्कआउट करते रहे समय के साथ, जिससे लिविंग फॉर्म्स अमंग द एनिमल्स जो डाइवर्सिटी आ गया है ना, अराइज हुआ धीरे धीरे, एंड विच हैज बीन अकम्पेनिड बाय समवॉट डेवलपमेंट इन द कॉम्प्लेक्सिटी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में सेलुलर लेवल से टिश्यू लेवल, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम. सो इन ड्यू कोर्स, इस दौरान क्या हुआ, इन ड्यू कोर्स there had been what we call physiological division of labor. फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा हुआ, एंड दैट फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर हैपेंड टू अकर between the cells के बीच, which organize एनिमल किंगडम में बेसिकली टिश्यू लेवल, मल्टी सेलुलैरिटी होती है तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन से कंसिडर होता है. तो अमंग द सेल्स काम बढ़ गए, और हालांकि वही सेल्स आगे चल के विच ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू, or indeed some have got organs, and followed by the last level of organization, organ system. Now here arises the question that when an organism body, acquire, क्या हासिल करता है, acquire organ system level of organization. Point to be noted, when an organism body acquire that organ system level organization,
Thus, the above arrangement needs thus the above arrangement needs a well established biological management एक्चुअली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है क्या? बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है, वेयर द ऑर्गेनिज्म बॉडी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा. दस ये जो हुआ घटना, द अबव अरेंजमेंट नीड्स अ वेल एस्टेब्लिश बायोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द सो कॉल्ड बॉडीली मेड, एक शरीर के रूप में जो बना हुआ बॉडीली मेड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक सोसाइटी. एक एनालॉगस कंपैरिजन कर रहा हूं मैं. इंसानी शरीर को आप एक समाज की तरह माने, और वो समाज जो इंडिविजुअल से बने हैं, एंड दोज आर सेल्स. एंड पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट? within a highly evolved एनिमल किंगडम में अगर हम बात करें, विद इन अ हाईली इवॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म बॉडी इन एनिमल किंगडम, पॉइंट टू बी नोटेड. जिस बात को मैंने अभी स्टैब्लिश किया और जहां से स्टार्टअप हुआ, द क्वेश्चन इज, सोसाइटी किसी एक तरह के मानसिकता रखने वाले लोगों से नहीं बनता है ना. इट इज हैविंग डाइवर्सिटी एट ईच एंड एवरी लेवल, कास्ट, क्रीड, सिविलाइजेशन, कस्टमाइज प्रोसेस, यस और नो, सबके अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं उसको फॉलो करने का. तो पॉइंट टू बी नोटेड, इफ आई कंसिडर कि पूरे एनिमल किंगडम में जहां से भी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्स, क्योंकि लाइफ को फॉर्म, सिर्फ लाइफ को अर्थ में लाना नहीं था, उसकी डाइवर्सिटी को भी आगे एग्जीक्यूट करना था. और लाइफ ऑन अर्थ एग्जीक्यूट इज बीइंग एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन विच फॉर्म? व्हाट इज दैट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? स्पीसीज. तो अलग अलग स्पीसीज लाइफ के अलग अलग फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता हुआ, और ऐसे करीब 1.5 मिलियन स्पीसीज टिल डेट अंडर द ग्लोबल डाइवर्सिटी 2000 प्रोजेक्ट, रॉबर्ट मे ने जो 2000 में स्टार्ट किया था, तब से लेकर अब तक रेड डाटा और ग्रीन डाटा बुक्स में जो लिस्टिंग हुई है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, वी आर एश्योर्ड कि करीब 15 लाख स्पीसीज नोन है. 15 लाख में से तो 10 लाख एनिमल्स ही हैं. तो बेसिकली आई एम नॉट वांट टू मेक यू लर्न अबाउट टेक्सोनॉमी. अभी मैं टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ा रहा हूं. मेरा कंसर्न था ये फैक्ट्स और फिगर्स लेके कि जो 10 लाख एनिमल स्पीसीज को एज एन एनिमल हम रिकॉग्नाइज करते हैं, among the animals are do all same? No, they have got their own different status, taxon. They have got their position from the most lowest primitive form of the body to the most evolved complex body. एनसीईआरटी के जस्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में यही कहा गया है कि द सिस्टम व्हाट वी आर एक्चुअली टुडे इंटरेस्टेड इन टू नो कि वो क्यों और कैसे आया है, और व्हाट वाज इट्स स्टेटस बिफोर वी गो थ्रू ह्यूमन बॉडी. इंसानी शरीर को देखने से पहले, इंसान से पहले वो सिस्टम बाकी लोअर फॉर्म्स अमंग अदर वर्टिब्रेट्स, बाकी सारे मैमल्स, बाकी सारे नॉन मैमल्स, और उससे भी नीचे चले जाए अमंग इनवर्टिब्रेट्स, अमंग थ्रू आउट एनिमल किंगडम, कहां और कैसे वो स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ. तो एवरी टाइम आई पुट अप अ क्वेश्चन इन एवरी चैप्टर व्हेन आई स्टार्ट कि व्हाई दैट मैकेनिज्म. आज मैं जिस तरह के एक बायोलॉजिकल इवेंट की बात करूंगा, वन ऑफ द पिवटल इवेंट कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है ना. when we started with support system, skeleton की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगेन उसी कॉम्प्लेक्स शरीर को एक इंटरनल सपोर्ट फ्रेमवर्क, ढांचा चाहिए था, तभी तो शरीर ऑर्गेनाइज और अच्छे से हो पाएगा और गिवन एनवायरनमेंट में सारे स्ट्रेस को और सामना कर पाएगा. तो स्केलेटन सिस्टम ने वो जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि अल्टीमेटली मूवमेंट जैसे बायोलॉजिकल फिनोमिना को जो डायरेक्शन सपोर्ट की जरूरत थी उसने अवेलेबल कराया इन फॉर्म ऑफ अवेलिंग जॉइंट्स, बिकॉज ऑल जॉइंट्स एक्ट एज फेल्क्रम.
लेकिन फेल्क्रम तो मिल गया, लेकिन एफर्ट कौन देगा, कौन वो फोर्स देगा, द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ मूवमेंट, मस्कुलर सिस्टम, वो भी देखा हमने, मूवमेंट को डिफाइन किया। ठीक उसी तरह द नेक्स्ट pivotal event required by every living being, especially we are dealing with zoology, among animal kingdom, any body to be considered as an animal organism को हमने एक एनिमल की तरह उसकी पहचान करने के बाद अब उसको जो भी हम प्लेसमेंट देते हैं टेक्सोनॉमिक रूल्स के अकॉर्डिंगली, फाइनली द क्वेश्चन अराइज, वो अपने शरीर के साथ गिवन एनवायरमेंट में, उसका शरीर एक प्रिमिटिव है, लिटिल बिट एडवांस है और मोर एडवांस एंड द मोस्ट डेवलप्ड व्हाटएवर, उसको एक इट इज नीड टू बी बून्ड, उसको एक आशीर्वाद चाहिए। एक आशीर्वाद किसका? एक ऐसी एबिलिटी फ्रॉम द नेचर कि वो अपने ही शरीर की कॉम्प्लेक्सिटी और जो भी सेटलमेंट उसको मिला है, व्हाटएवर, जिन कामों को उसने शरीर में अल्टीमेटली सेल्स को ही बांट रखा है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द सेल हु इज परफॉर्मिंग ऑल मेटाबॉलिज्म। शरीर में बेसिक यूनिट सेल ही है, नॉट ऑफ लाइफ, बट किसी भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी का भी बेसिक यूनिट कौन है जो अल्टीमेटली फंक्शन कर रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, दैट इज सेल्स। सो वॉट एवर द एनिमल बॉडी इज टुगेदर, उसका जो पूरा शरीर बना है, सिंपल बना है, एडवांस और मोस्ट कॉम्प्लेक्स, अल्टीमेटली इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको मैंने सोसाइटी कहा, सोसाइटी ऑफ सेल्स। और अल्टीमेटली उन सारे चीजों के साथ अगर हम मान के चले एनिमल किंगडम में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बॉडी को हम स्टडी कर रहे हैं जिसने इवोल्यूशनरी फोर्स के चलते हुए ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्टिब्रेट से बेहतर अमंग द ट्रू कॉर्डेट्स कोई और हो नहीं सकता। एवरी टाइम आई एस्टैब्लिश दैट विच इज द अल्टीमेट फाइलम, विच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, कॉर्डेट्स। और कॉर्डेट्स में भी कौन? वर्टिब्रेट्स विद ऑल सिस्टम्स एंड अदर्स अवेबिलिटीज। तो सो डू एंडोक्राइन सिस्टम विच इज मोर एडवांस, हालांकि शुरुआत इनवर्टिब्रेट से हो गया था। और अब उनमें ही अगर हम कंसीडर करें 10 द अबव अरेंजमेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल, अब उस ऑर्गेनिज्म में 5 सिस्टम हो, 3 सिस्टम हो, या फिर ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे शरीर में तो एंडोक्राइन को छोड़ के बाकी 11 सिस्टम है, क्योंकि देयर आर टोटल 12 सिस्टम्स इन दी बॉडी। और इस सिस्टम को बनाया क्यों गया है? बाकी 11 सिस्टम्स में एक जो कहते हैं ना साझा कोलैबोरेशन कराना, कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन कराना एट एनी लेवल, क्योंकि अल्टीमेटली शरीर चाहेगा अपना एक अल्टीमेट प्रॉपर्टी को अचीव करना, स्टेडी स्टेट, क्या कहते हैं उसको सिंपल साइंस की भाषा में, स्टेडीनेस, स्टेडी स्टेट चाहता है, मेडिकली कॉल्ड, बायोलॉजिकली कॉल्ड स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस। क्या कहते हैं? आ रहा हूं मैं इस फंडामेंटल टर्म पे, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, ठीक है इस अरेंजमेंट के चलते हुए एक वेल एस्टैब्लिश्ड बायोलॉजिकल मैनेजमेंट चाहिए, और वो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट सो है ना ऑफ द सो कॉल्ड बॉडीली मेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सोसाइटी को मैनेज करना, पूरे शरीर को, एक एक सेल को जो है कांटेक्ट में रखते हुए। तो विद इन अ हाईली इवॉल्व कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बॉडी इन एनिमल किंगडम, all cells exhibit fundamentally, सारे सेल्स मिलकर क्या एग्जिबिट करते हैं? फंडामेंटली। नाउ दैट्स द टर्म इंटीग्रिटी। क्या कहते हैं उसको? उस इंटीग्रिटी को, व्हाट इज दैट इंटीग्रिटी एक्चुअली कॉल्ड? इट्स सिंपली है ना यूनिटी among diversity। फाइनली बायोलॉजिकल मैनेजमेंट से क्या हासिल होगा उस कॉम्प्लेक्स शरीर को? एनिमल किंगडम में आप किसी भी एक ऑर्गेनाइज्ड वेल इवॉल्व्ड एनिमल बॉडी को अगर लेकर स्टडी करोगे तो उसके शरीर में मौजूद जितने भी सारे सेल्स जो साथ में मिलकर शरीर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है उस एनिमल के, सारे सेल्स एक दूसरे से क्या शो करते हैं? डाइवर्सिटी। फिर भी मिलजुल कर रहने की उनकी आदत, और उनका ये मिलजुल कर रहने की आदत को कौन बनाए रखेगा? वो इंटीग्रिटी कौन लाएगा उनके बीच? अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड, और वो खुद सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस काम को एक कम्युनिकेशन से अचीव करते हैं, जो उन्होंने अपना पाथवे बना रखा है। एक ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स का कम्युनिकेशन बना रखा है और दूसरे ने केमिकल मैसेंजर्स का
communication. There are two biological communication in the body. सबको इंट्रोडक्शन आ रहा है समझ में एवरीवन? यहां तक क्लियर है? Thus in animal kingdom two systems of communication arise. हालांकि मुझे पढ़ाना है केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, लेकिन मुझे एक वर्कआउट करना है, नर्वस सिस्टम को भी कंपेयर करा देना है, क्योंकि दैट्स अ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन कि हु इज बेटर देन हुम अंडर व्हाट कंडीशन. मतलब कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते कि नर्वस सिस्टम मास्टर सिस्टम है, दो इट डिपेंड्स ऑन एन असिस्टेंस वाई ऑप्शंस. तो एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में 3 बातें लिखी हुई है और वो 3 बातें नर्वस सिस्टम की कमजोरियां हैं. मैं जिसको ऐसा बोल रहा हूं दैट्स बेसिकली लिमिटेशन. और उसी लिमिटेशन को खत्म करना, बोलते ना किसी कमी को दूर करना, टू रिमूव दैट लेकुना व्हाट द नर्वस सिस्टम हैड, दो इट्स द मास्टर सिस्टम. वो कह रहा है मैं तो एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शरीर हो, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो राइट बिगिनिंग में यहां क्या मेंशन करने जा रहा हूं टेक्सोनॉमिक क्वेश्चन कवर करते हुए कि दोनों कम्युनिकेशन एनिमल किंगडम में कहां से इवॉल्व हुआ, बहुत पहले से. उसमें से भी नर्वस सिस्टम तो कहां से चालू हो गया था, सिलेंट्रेट, द वेरी नेक्स्ट फाइलम, सेकंड इन पोजीशन इन एनिमल किंगडम आफ्टर पॉरीफेरा, वहीं से चालू हो चुका था. एक्टोडम से न्यूरल टिश्यूज, हाइड्रा एंड अदर दे हैव गॉट दोस न्यूरॉन, एपोलर न्यूरॉन्स. कौन से न्यूरॉन्स? आज ही जाके एनसीईआरटी चैप्टर नर्वस सिस्टम पढ़ के देखें, बाकी दैट्स एन अनदर स्टोरी, उसके साथ वो बताया जाता है. लेकिन मैं तो एक कंपैरिजन दे रहा हूं कि ठीक है एनिमल किंगडम में मैं आज कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब ये कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरे शरीर में बोलते ना स्प्रेड आउट हो जाएगा, सेल टू सेल हर तरह से सब तक जो है पहुंचने का एक बोलते ना पाथवे बन जाएगा, तब अचीव होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. और जब वो होने लगेगा हम उसी को ही कहेंगे मैनेजमेंट. क्या कहेंगे? और वो एक बायोलॉजिकली मैनेजमेंट है, एक शरीर को, है ना, शरीर जो कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ व्हाट, सेल्स. सबको आ रहा है लॉजिक समझ में? ओके. नाउ अभी अभी जो ऐसा मैंने ये लिखा, इस बात को सपोर्ट करते हुए लिखने का तरीका है कि न्यूरल सिस्टम इवॉल्व्ड एज न्यूरल टिश्यू. नर्वस सिस्टम की शुरुआत नर्वस सिस्टम के फॉर्म में नहीं हुआ, टिश्यू फॉर्म में हुआ. ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम मतलब ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के लिए टिश्यू, तो शुरुआत तो हो गया ना एटलीस्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, भले ही प्रिमिटिव है. न्यूरल सिस्टम इवॉल्व्ड एज न्यूरल टिश्यू इन फाइलम Cnidaria, Coelentrates. As radial nervous system, made up of रेडियल नर्वस सिस्टम, या फिर उसको कहते हैं हम नर्व नेट. क्या कहते हैं? दिस इज द मोस्ट कॉमन टर्म. एक्चुअली वो एक तरह का रेडियल नर्वस सिस्टम है, नर्व नेट, मेड अप ऑफ एपोलर न्यूरॉन्स, मेड अप ऑफ एपोलर न्यूरॉन्स. ये है शुरुआत, ये है हकीकत. एंड देयर आफ्टर वो धीरे 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 और डेवलप होता गया. सीएनएस, पीएनएस, ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, है ना, प्लैटी हेलमिन से शुरू हो गया ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर. सेरिब्रल गैंग्लिया, क्या कहते हैं?
किसी की कोई पोजीशन, कुछ पोजीशन, उससे नर्व फाइबर्स पूरे शरीर में पढ़ाएंगे, टेक्सोनॉमी में सब बताएंगे, देखेंगे। किसी में नर्व रिंग, न्यूरल रिंग, नर्व रिंग जो ब्रेन है, सेरिब्रल गैंग्लिया, है ना, सुप्रा इसोफेजियल, है ना, किसी में सुप्रा क्या बोलते हैं, इसोफेगस रीजन, किसी का फेरेंजियल रीजन में, वॉट एवर सो। ऐसा करते करते अल्टीमेटली खुद नर्वस सिस्टम फाइनली कॉर्डेट्स में सबसे ज्यादा डेवलप पाया गया है, मेड अप ऑफ ट्रू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विद नर्व्स। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 ऑर्गन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। लेकिन वो जो डेवलप हो रहा था, साथ ही साथ हम देखते हैं कि हेलमिन्स तक पैरासिटिज्म है, लीस्ट डेवलप, उनमें तो सेंस ऑर्गन्स वगैरह उल्टा और डेवलप नहीं होते, पैरासिटिज्म के चलते हुए बहुत कुछ वो लूज कर देते हैं कुछ अच्छा पाने के लिए, एक्सट्रीम पैरासाइट बनने के लिए। लेकिन फाइलम एनालिडा से सारे सिस्टम लेवल चालू हो चुके होते हैं। क्या चालू हो चुके होते हैं? इवन दो सिस्टम्स जो कि हेलमिन्स तक नहीं थे, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी, वो भी वहां से चालू हुए थे। यानी आज मैं वही तो कह रहा हूं कि सपोज इफ यू कंसिडर एनी ऑर्गेनिज्म व्हेन इट एक्वायर्स ऑल द सिस्टम लेवल, और हर काम अब किनको बढ़ गया है? सिस्टम्स को बढ़ गया है। यानी काम और ज्यादा बड़े पैमाने पे आ गया है, सिस्टम्स करेंगे, बेहतर करेंगे, प्रिसीशन के साथ, बारीकी के साथ, लेकिन उनके काम को वो अंजाम और एडवांसमेंट के साथ देंगे तो वो काम तो और बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा। और फिर वो सिस्टम के ऑर्गन, ऑर्गन में टिश्यू, टिश्यू के सेल, घुमा फिरा के सेल पे आएंगे। यानी वो नेटवर्किंग और कितना स्ट्रांग होना चाहिए, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बनाए रखने का। तो वो कैसे अचीव होगा? तो न्यूरल सिस्टम भले ही था, लेकिन जहां से आर्थ्रोपोडा फाइलम चालू हुआ, कहां क्या चालू हुआ? और आज आर्थ्रोपोड लार्जेस्ट फाइलम है पूरे दुनिया के। सबसे दुर्गम से दुर्गम, कहते हैं ना, एडवर्स हैबिटेट को इमेजिन कर लो, और सबसे बेटर हर जगह वो मौजूद है विद अ रेशियो ऑफ 70%। 10 स्पेसिमन एनिमल इकट्ठा करेंगे, मतलब फिगर वाइज यही समझ में आता है, 7 अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स हाथ लगेंगे। दैट्स द लॉजिक। लार्जेस्ट फाइलम विथ लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा, वो भी इंसेक्ट्स। तो क्यों इतने इवॉल्व हुए? उनके पास क्या हुआ? क्योंकि थैंक्स टू देम कि उनके पास सब कुछ तो था ही, बाकी उनके पास ड्वेल सिस्टम क्या था? प्लांट किंगडम में आप पढ़ोगे वही कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल लेवल, नो नर्वस सिस्टम, दे डजंट एग्जिबिट रिफ्लेक्सेस, लेकिन दे डू रिस्पॉन्स बाय देयर ओन लिमिटेड, है ना, कन्फाइंड हार्मोनल सिस्टम। 6-7 तरह के हार्मोन्स पढ़ते हैं, उनके डेरिवेटिव्स, यस और नो। But animal kingdom is recognized by what? More advanced way of responding to the environment. Now that's the prime characteristic. और वो respond का इतना बेहतरीन तरीका कि reflexes कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं? तो नर्वस सिस्टम की अपनी सिग्निफिकेंस बिल्कुल है, लेकिन आज जिस चैप्टर को हमने स्टार्टअप दिया है, वो चैप्टर क्या हमें बताना चाह रहा है कि वो खुद आया कि उसकी जरूरत क्या पड़ी। तो थैंक्स टू दैट कंडीशन, but it was among invertebrates, है ना, all invertebrates are non chordates, है ना, but it was among invertebrates and assisting system of control and coordination evolved. इवॉल्व बोलेंगे नहीं, अब बोलेंगे को इवॉल्व। द रीजन इज क्योंकि वो अकेला इंडिपेंडेंट थोड़ी है, वो नर्वस सिस्टम के ही अंडर काम करेगा, लेकिन हाँ उसका एक अपना स्ट्रेटेजिक वर्क करने का तरीका है जो उसको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम न्यूरल सिस्टम। नाउ दैट्स वन ऑफ द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, बोथ वर्क इन कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एनसीईआरटी कहता है बोथ वर्क एज अ न्यूरो एंडोक्राइन। अभी मैं किस टर्म पे पहुंचने वाला हूं, न्यूरो एंडोक्राइन शब्द कहां से आया? लेकिन शुरुआत तो ऐसी हुआ कि ठीक है, इट वाज अमंग द इनवर्टिब्रेट्स, है ना, एन असिस्टिंग सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को इवॉल्व्ड कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। तो उसी के नीचे लिखेंगे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पर,
It was among class. It was among class Insecta in phylum Arthropoda. Among Arthropoda. It was simple and primitive. यानी एक दिन आपको मैं टॉपिक आर्थ्रोपोडा पढ़ा रहा हूँ और उस फाइलम के अंदर ही हम क्लास इंसेक्टा टाइप स्टडी में कॉकरोच वहां कंटिन्यू कर लेंगे। 2 क्लास में कॉकरोच पे पढ़ेंगे और कॉकरोच हैव गॉट दो 7 सिस्टम्स। एनसीईआरटी में 6 सिस्टम्स मेंशन्ड है, 7th सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। 3 तरह के ग्लैंड्स किसी भी इंसेक्ट में आपको मिल जाएगा और वो कुछ रिलेटेड हार्मोन्स बनाते हैं और वैसे ही फिर मोलस्का में, एकाइनोडर्म्स में एज सच कोई फिर बिविल्डरिंग चेंज नहीं हुआ है ना। जो नोटिस में आए मोर और लेस ठीक थे, प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट्स में बने, शुरुआत यहां से हो चुका था, बट देयर आफ्टर एनी सच बिविल्डरिंग मतलब जो फैसिनेटिंग हो, अट्रैक्शन, ऐसा कोई चेंजेस नहीं आया मोर और लेस। बट देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड among vertebrates, among मैं सीधा सीधा मेंशन कर रहा हूं, उसका कारण है among vertebrates, but thereafter among vertebrates the most developed form of chemical control and coordination arised। एनसीईआरटी भी यही कहता है, लेकिन कारण नहीं बताया क्या, क्या किस कारण से। Among vertebrates, the most developed form of chemical control and coordination arised because vertebrates are characterized by a characteristic component of circulatory system, है ना, because presence of portal system। कौन सा सिस्टम? थैंक्स टू दिस पोर्टल सिस्टम, जिसने एक ब्रिज लिंक बोलते ना, एक सेतु बनाया है, एक कनेक्टिविटी। क्योंकि नर्वस सिस्टम ने तो पूरी कोशिश की थी, इवॉल्व हुआ वर्टिब्रेट्स में सबसे बेहतर तरीके से, लेकिन उसकी 3 कमियां सामने आई एक कॉम्प्लेक्स बॉडी को फाइनली। क्योंकि चैप्टर आज स्टार्ट ही उसी पे हुआ कि किसी की भी इंटीग्रिटी कहां मेंटेन होगा, बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है। इसको ऐसे समझे जैसे समाज कुछ नियमों से चलता है, तो बट समाज के ही कुछ लोग हैं जो उस नियमों का पालन करवाते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, यस और नो? Constitutional rules. There are some people who are taking those authorized person to keep a check, close vigilance, नजदीकी नजर बनाए रखना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो समाज के जिस लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए whatever सब कुछ कानून बनाया गया है, सब कुछ ये जो हम बोलते हैं, अब मैं कोई सिविक्स तो पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो जिस कॉम्प्लेक्स शरीर को, है ना, एक नजर, एक दिन, 1 मिनट अपने आप को, तो मिरर के सामने अपने आप को देखो, तो इस भयावह शरीर को तुम जो 24 घंटे कैरी करते हो, अरे यस और नो? हाँ, मतलब दिन पास हो जाता है, पता नहीं चलता है, बट एवरी मोमेंट देयर आर मेनी सच पैरामीटर्स विच आर गोइंग अप एंड डाउन इनसाइड द बॉडी। तो जो पैरामीटर्स की मैं बात करूंगा आपसे थोड़ी देर बाद, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट,
है ना, कैलोरी लगातार शरीर को फ्यूल फ्यूल सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक एक सेल को, क्योंकि हर सेल कोई कम कैलोरी इस्तेमाल कर रहा है, कोई 3 सेल मिलकर जितना करता है एक सेल उतना ज्यादा कर लेता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बारीकी से सोचो आप, मैं किस इंटीग्रिटी की बात कर रहा हूं, सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो कौन है जो इन हर छोटी छोटी चीज को कहीं ना कहीं नजर बनाए रखना, और सिस्टम है, सिस्टम में फेल अप डाउन्स तो आते ही रहते हैं, बट नथिंग टू वरी, बैकअप सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम पूरी कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर अप एंड डाउन हो जाएगा, तो वो खुद चाह रहा है कि नो सिस्टम, वो नेचर के नियम को फॉलो कर रहा है, नन ऑफ दिस सिस्टम कैन परफॉर्म इट्स एविडेंट फंक्शन कंप्लीटली 100%, यस और नो? एंड इफ इट इज राइट, इट इज करेक्ट, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो नर्वस सिस्टम भी सरेंडर करता है और वो कहता है आई माई सेल्फ नीड असिस्टेंस, और उस कमी को दूर करने आता है। तो उसको ही मैं समझा रहा हूं कि लेकिन वो तब हो पाएगा ना जब पहले खुद एक दूसरे को तो कम्युनिकेट करना सीख ले, क्योंकि नर्वस सिस्टम की भाषा अलग है ना, वो जापानीज भाषा बोलता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ना, हुडुगो इंडिंड्रा ऐसा वो। अरे मतलब देखा है आपने जापानीज चाइनीज वालों के साथ तो बात करनी है तो आप तो अपने साथ बर्तन ले जाओ 3-4, वो बोले और तुम पटको, जो आवाज निकलेगा वो उसका जवाब। अरे आया समझ में? मतलब मैं एक्चुअली आई एम नॉट एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस डिबेट, नहीं मतलब एक बात बताया मैंने, वो फीलिंग आती है ना कभी कभी। अरे यस और नो? हाँ, तो कम्युनिकेशन, और पूरी दुनिया कम्युनिकेशन भी तो टिका हुआ है, यस और नो? ग्लोबलाइजेशन, लोग कम्युनिकेट करते हैं, ह्यूमन हैज अ नेचर नॉट टू रिमेन आइसोलेटेड, है ना? द अल्टीमेट 10 लेटर वर्ड कनेक्शन, क्या है वर्ड? कनेक्शन। एवरीवन रिमेन वांट टू बी क्या? कनेक्टेड, ठीक है ना? कनेक्टिविटी कटा मतलब इतना गुस्सा आता है, मोबाइल पटक रहे, अरे आज मुझे फोन लगाना था, कितना याद आ रहा है मुझे और कनेक्टिविटी टूट गई, तो ठीक है, तो वो मतलब बस पूरा दिन खराब, मतलब यू आर लूजिंग योर कनेक्टिविटी। तो आज हम एक ऐसा सिस्टम पढ़ेंगे जो अल्टीमेट कनेक्टिविटी देगा बॉडी को। लेकिन जो दो सिस्टम्स, जिस को इवोल्यूशन की बात हो रही है और ये सारे फंडामेंटल्स, पहले वो दोनों सिस्टम तो एक दूसरे को कनेक्ट कर ले, तभी हम और बेहतरी, जिस सिंपल और प्रिमिटिव फॉर्म की बात कर रहे हैं, और अगले ही पल वर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में जो डिफरेंस आ जाता है वो इस अरेंजमेंट का ही तो आता है, एडवांसमेंट, और वो उनमें आता है क्योंकि द मोस्ट डेवलप फॉर्म जो आया, क्योंकि खुद इसने सबसे पहले किसी का हेल्प लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम खुद कहता है ठीक है मैं एक बाईपास पाथवे बनाता हूं, क्या बनाता हूं? ऐसे तो मैंने बना रखे हैं, तो चलो तुम्हारे लिए भी बना देते हैं जिससे ये काम हो जाए। और नर्वस सिस्टम की तरफ से एक स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम की तरफ से एक स्ट्रक्चर कहता है ठीक है, लेट मी गेट मॉडिफाइड टू बिहेव एज अ ट्रांसलेटर एंड लेट मी बिकम अ कमांडर ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? हाइपोथैलेमस। कौन सा स्ट्रक्चर? हाइपोथैलेमस। छोटी छोटी फंडामेंटल बातें। तो पोर्टल सिस्टम से याद आया कि लेट अस गिव अ टैक्सोनॉमिक टच अगेन ओवर हियर under different stroke. Portal system in animal kingdom. पूरे एनिमल किंगडम में अभी अभी पता चला कि ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही होता है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में भी रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक और हाइपोफाइसियल, हमें इस पोर्टल सिस्टम से एक्चुअली है ना अभी आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने हेडिंग दिया डिफरेंट स्ट्रोक, एक हटकर एप्लीकेशन वाली बात, जस्ट टू सॉल्व अ क्वेश्चन कि अमंग एनिमल किंगडम सच अ सिस्टम बाईपास, खुद पोर्टल सिस्टम क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्कशन इन सर्कुलेटरी सिस्टम।
देयर आर टू बाईपास सिस्टम इन द बॉडी, है ना, डबल सर्कुलेशन जो पूरे बॉडी में चलता है। उसने खुद कहा कि मैं दो और अरेंजमेंट कर देता हूं, एक है कोरोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है पोर्टल सर्कुलेशन। बट टेक्सोनॉमी, फिर वही बात, इंसानों पर डिस्कस करने से पहले हमारी तरह और भी तो मैमल्स है या और बर्ड्स हैं और भी वर्टिब्रेट्स हैं, और ये तो सबकी प्रॉपर्टी है। वर्टिब्रेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ पोर्टल सिस्टम, आरबीसी। दीज आर सम यूनिक प्रॉपर्टीज। आरबीसी सिर्फ वर्टिब्रेट्स में होता है। तो ठीक है, वर्टिब्रेट्स, पोर्टल सिस्टम। लेकिन रीनल और हेपेटिक जो है, रीनल और हेपेटिक जो है वो साइक्लोस्टोम्स, पीसीज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, यहां तक पाया जाता है। जबकि हेपेटिक और हाइपोफाइसियल, एव्स और मैमल्स, तीन तरह के पाए जाते हैं। लेकिन किसी भी एक वर्टिब्रेट में कभी भी तीनों नहीं, तीनों में से कोई दो पोर्टल सिस्टम ही पाए जाएंगे। नाउ दैट्स द क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट फ्रॉम टेक्सोनॉमी। लेकिन फिलहाल मुझे उस बात से फिर बाहर निकलना है। हमें तो किस पोर्टल सिस्टम से मतलब है? जिसका इस्तेमाल करके न्यूरल कम्युनिकेशन और हार्मोनल कम्युनिकेशन दोनों एक दूसरे के साथ एक ब्रिज लिंक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रिज लिंक, मतलब एक सेटअप। Thus, hypophyseal portal system provide an anatomic setup. Thus, hypophyseal portal system provide an anatomic setup between neural and endocrine system to work as neuroendocrine system. Now, do both work together, but still they vary. Now, do both work together, दोनों मिलके भले काम करते हैं, but still they vary from each other in their mechanism of communication. शरीर को इंटीग्रेट करने के लिए, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने के लिए, जिस तरह से वो शरीर के किसी भी हिस्से तक अपने को पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उस मैकेनिज्म में एक ग्रेट डाइवर्सिटी, वैरायटी है, डिफरेंस है। Moreover,
neural system has following limitations. Being a master system, being a master system है मतलब अल्टीमेट डिसीजन मेकर वो है. तो वो कुछ इस तरह से कि it controls and coordinate by reflexes, है ना, रैपिडनेस, डिसीजन मेकर. वो डिसीजन एंडोक्राइन सिस्टम डिसीजन फॉलोअर होता है. और इस ये कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्सेस जनरेट करता है, स्ट्रॉन्ग इंपल्सेस विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, दैट्स द रैपिडनेस. और डिसीजन मेकर शॉर्ट लिव्ड. जो भी वो रिस्पॉन्स डिसीजंस लेता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टिमुलस. जब तक स्टिमुलस तब तक उसका रिस्पॉन्स, इट्स शॉर्ट लिव्ड. और उसका अप्रोच पूरे बॉडी में ऑर्गन एंड टिश्यू तक होगा. कहां तक होगा? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी. मोर ओवर, ठीक है, इट हैज सम लिमिटेशन. आई विल कम टू दैट लिमिटेशन. फिर भी उसको मास्टर सिस्टम बनाया गया. बीइंग ए मास्टर सिस्टम ओवरऑल, इवन जिस सिस्टम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ना चालू कर चुके, उसका भी ये मास्टर सिस्टम है, कमांडिंग ऑफिसर है. कैसे? क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्सेस, अल्टीमेट डिसीजन मेकर वही है. रिफ्लेक्सेस देता है, रैपिडनेस. लेकिन शरीर का हर काम तुरंत रिस्पॉन्ड देख के अंजाम नहीं दिया जा सकता. देयर आर मेनी सच फंक्शंस वेयर डिसीजंस हैव टू बी टेकन अर्लियर, लेकिन उसके रिस्पॉन्स समय के साथ आते आते शरीर में आते रहेंगे. व्हाट अबाउट ऑल दोज एक्टिविटीज वेयर दिस न्यूरल सिस्टम बीइंग मास्टर सिस्टम फेल टू एग्जीक्यूट? क्योंकि उसका जो काम का तरीका है उसमें वो शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्सेस बनाता है, और उसकी पहुंच किसी भी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म बॉडी जो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक ऑर्गेनाइज हो चुका है, वो सिर्फ उस सिस्टम के एक एक ऑर्गन के किसी लेयर तक जा सकता है. उसके पाथवेज की लिमिटेशन है. एंड फाइनली, इफ इट इज सो हियर इज एनसीईआरटी. द लिमिटेशंस आर, 3 बातें. मतलब जो उसकी बेहतर फीचर है वही उसकी कमजोरी बन जाती है, कमी. कैसे? सबसे पहले सेल टू सेल. और आज क्लास फिर वहीं से स्टार्ट हुआ था. अल्टीमेटली हमारा वो पहुंच, कम्युनिकेशन कहां तक होना चाहिए? एक एक सेल. क्योंकि द सोसाइटी ऑफ सेल्स नीड अ कम्युनिकेशन, नीड अ बायोलॉजिकल मैनेजमेंट. क्योंकि अल्टीमेटली सेल ही है जो क्या करने वाला है? मेटाबॉलिज्म. और मेटाबॉलिज्म ही शरीर को अवेलेबल कराता है होम्योस्टेसिस, द अल्टीमेट एबिलिटी टू इंटीग्रेट द बॉडी, है ना, बाय चेंजिंग द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट. तो नर्वस सिस्टम बाहरी दुनिया के चेंजेस को तो तुरंत, ये हार्मोन्स की लिमिटेशन है, एंडोक्राइन का लिमिटेशन, कि ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों स्टिमुलाई को सर्विस करता है, एंटरटेन करता है. बट हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम हैज अ लिमिटेशन. इट कैन ओनली मैनिपुलेट एंड इंटीग्रेट ओनली द इंटरनल कंडीशंस. और इसके लिए वो नर्वस सिस्टम के कमांड पे डिपेंड रहता है. तो इसी साझा, मतलब इस तरह के कोलैबोरेटेड फंक्शन को पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि कैसे हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम इस काम को अंजाम देने में हेल्प करता है. तो नाउ the limitations are cell to cell connectivity absent,
पहला लिमिटेशन। रैपिड रिस्पॉन्स, क्योंकि देयर आर सम फंक्शंस विच नीड ड्यूरेशन नॉट स्पीड, दे नीड ड्यूरेशन। अभी साबित कर दूंगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम को कहते हैं नो डिले सर्विस, क्या कहते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम को कहते हैं डिलेड सर्विस, क्योंकि जितने भी तेजी से एक हार्मोन अपना असर लाए, बट इट विल गिव सम लैग पीरियड, कुछ समय बिता के ही वो असर आएगा, विल मिनिमम अ मिनट टू आवर्स, डेज एंड लॉन्ग लास्टिंग इन ईयर्स, लॉन्ग लास्टिंग इन। लेकिन नर्वस सिस्टम का ऐसा नहीं है, वो तो क्विक डिसीजन मेकर है, और शरीर के ज्यादातर रिफ्लेक्सेस वैसे ही होने चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट ऑल दोस पैरामीटर्स जो शरीर के अंदर चौबीसों घंटे चलते रहते हैं और उन पर नजर बने रहने के लिए सेल टू सेल कनेक्टिविटी जो एब्सेंट इनमें है, वो हार्मोन सिस्टम देगा। रैपिड रिस्पॉन्स नहीं, कुछ रिस्पॉन्सेस डिलेड रहने चाहिए, रैपिड रिस्पॉन्स और शॉर्ट लिव्ड। और कैसा, असर खत्म, उसका तुरंत रिफ्लेक्स स्टिमुलस खत्म, असर भी खत्म। लेकिन हार्मोन्स does various metabolic activities, does various metabolic activities at cell level need to be regulated continuously to keep a check over growth, development, रिप्रोडक्शन, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, स्पेशली डेवलपमेंट मींस रिपेयर रीजनरेशन, वैसे कम ज्यादा है ना, एक्सेल कर जाना, पीछे चले जाना, व्हाटएवर, इन सब चीजों को कौन देखेगा। तो 10 वेरियस मेटाबॉलिक, ये तो ठीक है, ये सब सिस्टम पे कंट्रोल रखते हैं, लेकिन एक सेल लेवल पर जो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उन पर नजदीक से जो है नजर रखते हुए, जिससे कि अल्टीमेटली ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब एक्टिविटीज मेंटेन रहे। Hence, a system of chemical network develops which take pathway, उसने क्या चुना कि वो किस मार्ग से पूरे शरीर तक पहुंचेगा, एक ऐसा मार्ग, पाथवे, जो शरीर के हर एक सेल तक पहुंचता हो। आर यू गेटिंग द लॉजिक? Hence, ultimately, a system of chemical network developed which take pathway of body fluid, pathway of that's blood, है ना, blood stream, to reach up to each cell, to reach up to each cell.
No delay service. It provides delayed service. Because no lag period. यहां होता है lag period. The working unit are neurons. यहां होते हैं endocrine cells. They generate impulses, nerve impulses. है ना? They release hormones. Their pathway are set in the body, nerve fibers. जबकि इनका pathway है blood stream. Short-lived response. यहां लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जो कुछ फ्रॉम आवर्स टू ईयर्स. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूरल एंड हार्मोनल कम्युनिकेशन. So point to be noted, neural system, it has got its significance, though it got has limitation, जिसके चलते हुए ये सिस्टम आया और ये सारी बातें जो हमने डिस्कस किया, कंक्लूड किया. नाउ द क्वेश्चन इज कि जो एक पॉइंट मेंशन किया गया था, थैंक्स टू द पोर्टल सिस्टम, और क्या है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम और वो कैसे ब्रिज लिंक सेट करता है, डायग्रामेटिकली साबित करते हैं. Now this is the present of human nervous system, जिसपे CNS so called ब्रेन, और यहां से आगे स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन का खुद फोर ब्रेन हिस्सा, ये यहां से यहां तक जो है फोर ब्रेन, ये रहा मिड ब्रेन और ये रहा हिंड ब्रेन, है ना. तो फोर ब्रेन का मेजर पार्ट 83% दैट इज योर सेरिब्रम, और यहां से थोड़ा आगे ऐसे लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड लोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी लोब. क्या होता है? द फोर ब्रेन इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायनसिफ्लॉन. एंड अब मैं इस हिस्से को हाईलाइट कर रहा हूं. We are now concerned with this part of the nervous system. Considering as a spherical body, ये रहा एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. एपिथैलेमस के ऊपर मौजूद है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, पीनियल ग्लैंड, और यहां से एक स्टॉक इन्फंडिबुलम से मौजूद है पिट्यूटरी ग्लैंड. सो व्हाट हैपेंस कि जब ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई करने वाला कैरोटिड आर्टरी जाता है, वो जाके डिवाइड होके
एंटर तो कर जाता है, ऐसे करके एंटर कर गया, और ब्लड जब लौट कर आता है हायर सेंटर्स पूरे ब्रेन से, जब ब्लड लौट के आता है थ्रू वेन्स, तो वो डायरेक्ट यहां से निकल के चला जा सकता था, जैसे डायरेक्ट आया था वैसे ही चला जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये रहा, वो वेन एंटर कर रहा है और इट क्रॉसेस, और गुजरते हुए जब यहां से निकलता है, सो व्हाट इज पोर्टल सिस्टम? पोर्टल सिस्टम क्या होता है? इफ आई कंसिडर हाइपोथैलेमस टू बी ऑर्गन 1, तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट क्या है कि जिस तरह से हार्ट से टुवर्ड्स ऑर्गन ब्लड जाता है सिंगल पाथवे टुवर्ड्स इट, कलेक्ट होके भी डायरेक्ट हार्ट की तरफ आना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन ऑर्गन नंबर हाइपोथैलेमस, और ये वेन सीधा निकल के ना नीचे उतर के ऑर्गन नंबर 2 किससे गुजरता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, हाइपोफाइसिस सेरिब्री क्या कहते हैं? सो द वेन, ये जो वेन है जो ऑर्गन नंबर 1 और 2 के बीच मूव करता है, इसे ही हम पोर्टल वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड दिस एनाटॉमिक अरेंजमेंट मेक्स द कंप्लीट बाईपास, सीधा ना उतर के ऑर्गन नंबर 1 और 2, ऑर्गन नंबर 1 कौन? हाइपोथैलेमस, और ऑर्गन नंबर 2 कौन? हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी हाइपोफाइसिस। और पोर्टल सिस्टम का नाम हमेशा ऑर्गन नंबर 2 के नाम पे रखा जाता है, तो नाम क्या पड़ा? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, क्योंकि पिट्यूटरी को हम और क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। हेपेटिक, इंटेस्टाइन से वेन डायरेक्ट हार्ट की तरफ ना जाकर वो वेन लिवर में गुजर के फिर निकलता है, तो इंटेस्टाइन ऑर्गन नंबर 1, लिवर ऑर्गन नंबर 2, तो पोर्टल वेन और सिस्टम का नाम क्या पड़ा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। वैसे ही रीनल बताएंगे आगे, अभी फिलहाल में हाइपोफाइसियल, एंड दिस सेटअप हैज मेड टू एक्ट द हाइपोथैलेमस एज कमांडर ग्लैंड, और वो कमांड सिर्फ एक को ही करेगा, द मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ द कंप्लीट एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, कंप्लीट, जो बाकी 5 हैं उनको फिर वो डायरेक्शन देता है अकॉर्डिंगली। सबको आ रहा है लॉजिक समझ में? सो दैट्स द सेटअप कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। कि भले ही नर्वस सिस्टम सेल टू सेल नहीं पहुंच सकता, अपने काम को रैपिडली अंजाम देता है, वो एक बार ट्रिगर कर देता है आपको इमोशनली। देखिए, इमोशन अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली 80% 85% काम के लिए ब्रेन ही जिम्मेदार है, क्योंकि डिसीजन हायर सेंटर्स है ना, कुछ चीजों को इमोशनली डिसीजन, आपको प्यास लग रहा है, आपको भूख लग रहा है, डाइट सिस्टम में आपने जीआईटी हार्मोन्स पढ़े होंगे, वहां का सेटअप सुना आपने, काम तो उनको ही करना है लोकली, लेकिन इमोशनली एक बार हंगर का जो ट्रिगर है वो ब्रेन ही कराता है। हाइपोथैलेमस में मौजूद है हंगर सेंटर, सैटिटी सेंटर, खाते जा रहे हैं, 20 पूड़ियां हो चुकी है, खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि सैटिटी सेंटर सर मान ही नहीं रहा। और कुछ लोग तो और इमोशनल हो जाते हैं, सर पेट भर गया है ना, दिल नहीं भरा, और दिल का तो कुछ कहना ही क्या। अरे सबको मेरी बात आ रही समझ में? वोरेशियस ईटर, हफ्सी की तरह खाया जा रहे हैं, डकार भी नहीं ले रहे, मतलब बदतमीजी का स्तर देखो। आई हैव सीन सच पीपल, डर लगता है उन लोगों को इनवाइट करने में, क्या ही का मतलब, कमर दर्द हो जाता है उनको, पूड़ियां देते देते खत्म नहीं हो रहा, बोले नहीं, फिर पूछते बेटा रसगुल्ला नहीं है? और एज है 68, एज क्या है? 68। So I'm not joking, मतलब these are the concepts. So they are, so that's the genetic variation, that's the, भाई डाइजेस्टिव पावर्स हैं, अभी भी स्टेमिना है। और जबकि वही 22 साल के लड़के को 2 पूड़ी खा नहीं पाता है, ढकार हो गैस और पड़ा हुआ है ऐसा। मतलब see the difference, now that's a different science called genetics, जो उस फिजियोलॉजी को वेरिएशन कर देता है, ठीक है ना? तो ट्राई टू, सबको यहां तक आया समझ में? That's how we actually start up the chapter कि yes, this is neuroendocrine system। और कोई भी आप डे टू डे एग्जांपल लीजिए, अब आप
पूरे शरीर को सेल टू सेल तैयार एंडोक्राइन करा देगा, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन मेकर है द मास्टर सिस्टम। क्यों? क्योंकि एनी इंस्टेंस डे टू, आप कुछ नहीं, आप सुबह निकले, यू हैड योर ट्रैक सूट आपने पहना, आप जॉगिंग के लिए निकलना चाह रहे हैं, वर्कआउट करते हैं, आप जिम गए या कोई भी सुबह का एक मैनुअल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना है। यू स्टार्ट योर वॉकिंग, आपके बॉडी के पैरामीटर्स हैं हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, है ना, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट चल रहा है, आप घर से निकले धीरे धीरे चल रहे हैं, तो बॉडी में वो उतना चलना तो घर में भी मूव कर रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं। अभी एज सच कोई हाइप, मतलब कोई उछाल नहीं है आपके सारे पैरामीटर्स पे, बट वेरी मूवमेंट एक्सटर्नल स्टिमुला है। यू हैव प्लान्ड, योर हायर डिसीजन सेंटर हैज टेकन दैट यू विल स्टार्ट नाउ जॉगिंग, और अगली पल आप बॉडी को लीप देके रनिंग एक्शन जो करना शुरू करते हैं, ये तभी हो पाएगा, नर्वस सिस्टम ही करा रहा है वॉलेंट्री कंट्रोल मूवमेंट। बोले सर एंडोक्राइन का दूर दूर तक कोई पता नहीं है अभी तक, आप तब से बोले जा रहे हो एंडोक्राइन सिस्टम। बट पॉइंट टू बी नोटेड, एक लेवल के बाद जो आप एहसास कर रहे हो वॉलेंट्री एक्शन, वो अलग चीज है, लेकिन जो चीज आपके विल में नहीं है और सब अंदर से अपने आप काम हो रहा है, व्हाट अबाउट ऑल दोस मेटाबॉलिज्म व्हिच इज अकरिंग एट सेलुलर लेवल? व्हाट लेवल? दैट इज पैरामीटर्स आर हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, आपके सारे वाइटल्स चेंजेस होने लगते हैं। 70 से वो हाइप लेके 90 पे पहुंचेगा, लिवर से ग्लूकोज रिलीज होना शुरू हो जाएगा, लिवर के सेल्स जो शुगर मेटाबॉलिज्म चालू करेंगे। मेरी बात आ रही है सबको समझ में, है ना? तो कहने का मतलब है कि एक बार ट्रिगर तो नर्वस सिस्टम ही कर देता है, बट अल्टीमेटली बॉडी का हर एक सेल, ये तो एक डे टू डे का नॉर्मल एक्टिविटी, रनिंग आप करते हो, जॉगिंग आप कर रहे हो, या कोई भी ऐसे वर्कआउट, जाके जिम में आप वर्कआउट करने के बाद किसी तरह का एक स्टेप को प्रैक्टिस करते हो, शरीर अगली पल वार्म अप होके आपको परफॉर्म करा देता है। नाउ लेट अस टेक इमरजेंसी, लेट अस टेक इमरजेंसी। रात को सो रहे हो और सपने में, मतलब होता है ना, नंदी सर तलवार लेके पीछे भाग रहे हैं, कुछ भी ऐसा देख रहे हो, मतलब एनीथिंग विच इज नाइटमेयर फॉर यू। अरे मेरी बात आ रही है समझ में? सोते हुए पसीना पसीना होते जा रहा हो, मतलब नींद भी नहीं खुल रही और सपना चले जा रहा है। अरे सबको मेरी बात है, कोई भी ऐसा चीज तो इंस्टेंस परस्पिरेशन, हार्ट बीट, 3F कंडीशन। कौन सा कंडीशन? फियर, फाइट, फ्लाइट। किसी भी इमरजेंसी का आप सामना करते हो, उससे भागते हो, पलायन, एस्केप करते हो, या फिर यू सरेंडर, फियर, वहीं डर के मतलब कोलैप्स कर गए। अरे यस और नो? अगेन, है ना, रिजल्ट निकलने वाला है, स्कूल डेज, क्लास 9th 10th बोर्ड, क्लास 6 से लेके 9 तक का वो क्रूशियल फेज, है ना, दिल और दिमाग कुछ अलग ही स्थिति में रहता है। रिजल्ट वॉट एवर भी, है ना, यू आर योर सेल्फ इमोशनली ड्रिवन। वो तो एक व्यक्ति बता सकता है कि उसका घर में उसकी खुद की क्या स्टेटस है, और घर में मतलब इमोशनली कौन कैसे ले रहा है आपके पढ़ाई को। और अति देखो बदतमीजी का कि अब पापा जाने वाले हैं रिजल्ट लेके लेने के लिए, अक्सर मम्मी को लेके चले जाते हो तो दिल उस दिन यहाँ नहीं धड़क रहा होता, यहाँ धड़क रहा होता है निकल के। अरे यस और नो? तो मैं जो कंडीशन कहना चाह रहा हूं कि आपको उस इमरजेंसी का एहसास ब्रेन ही करा रहा है इमोशनली, है ना। वही सारे पहचाना, घर, घर का एक एक कोना जानते हो, लेकिन आज घर पे क्लास 8 में हो अभी, ठीक है, एनफ मैच्योर्ड, बट स्टिल यू आर चाइल्ड सबकी नजरों में किया हुआ है। लेकिन किसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब चले गए, अब आप घर पे हो अकेले, सारे कमरे बंद, अंधेरा, एक में तुम वही और टेलीविजन, कौन सा पढ़ाई कर रहे हो, है ना, टेलीविजन, उसमें भी तुम कोई थ्रिलर टाइप का सस्पेंस, है ना, पिलो, सी द सिचुएशन, पिलो, ऐसा देखना भी और नहीं भी देखना अरे यस और नो? व्हाट आर दिस योर एक्टिविटीज? दीज आर ऑल इमोशनल, है ना, ड्राइविंग फोर्सेस जो बॉडी में काम कर रहे। तो ब्रेन, मैं समझाना चाह रहा हूं, ट्राई टू सी द कोऑर्डिनेशन, कि जो आपको डर आ रहा है कि आपको देखना भी है नहीं भी देखना है, उस समय हल्की सी सरसराहट भी, एक पर्दा भी हिलता है तो अरे कौन है, मतलब पीछे। तो ये जो है आपका सारा सिचुएशन है ना, इमरजेंसी, नॉर्मल एक्टिविटीज, हाई, अल्टीमेटली पूरा शरीर आपका साथ देता है, तब आप उस सिचुएशन को फेस करते हो। रात के अंधेरे में गली से गुजरते हुए बिल्कुल कुत्तों का एक झुंड तुम्हारे बिल्कुल पीछे ही है या सामने है और 10 फीट की दूरी पे ही है, आइदर यू आर एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन, तो ठीक है। अरे मेरी बात आ रही है समझ में? मेनी थिंग्स, अचानक 3F सिचुएशन, आइदर यू, है ना, क्या होते हैं, यू गियर अप,
आप अपने आप को गेयर अप करते हैं, आसपास एक डंडा ढूंढते हैं, पत्थर ढूंढते हैं, मतलब तो ये जो आप फुर्ती से कर रहे हो, योर बॉडी पैरामीटर्स, हार्ट बीट थोड़ा सा बढ़ता है, ये वो है ना, हार्ट बीट दो तरह से बढ़ता है, डर के भी बढ़ता है और बिना डरे भी बढ़ता है, यस और नो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यू फाइट द सिचुएशन, आके पत्थर उठा के मार दिया, भगा दिया, हो गया। या फिर यू आर एथलीट और तुरंत आपने एस्केप किया कि चलो पीछे वाली गली से दौड़ के अंदर घर में घुस जाएंगे, या आप आसपास किसी वॉल पे चढ़ गए। ये तभी कर पाए ना जब आपका शरीर ने साथ दिया, यू टेक अ लीप। या फिर थर्ड कंडीशन बहुत बुरा, डर के वहीं मुंह के बल गिर गए, मतलब बेहोश, और कुछ नहीं हुआ, सब आके चाट के चले गए है ना। और उसका वीडियो जो है कोई छत पे खड़ा था, अच्छा चाहिए हुआ, सुबह वायरल कर दिया अरे कुछ आया समझ में। तो सोचो, फियर, फ्लाइट एंड फाइट। तो वॉट एवर सच सिचुएशन, हु इज गोइंग टू प्रिपेयर द बॉडी? नर्वस सिस्टम फॉलोड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। अचानक शरीर में एक एड्रेनलिन हार्मोन का तेजी से रिलीज होना, वो कितनी फ्रीक्वेंसी और मात्रा में रिलीज होगा, वही शरीर को तैयार करा पाएगा। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? मतलब यस, मतलब ये एड्रेनल हार्मोन का ही लेवल है जो तय करता है कि हम मतलब क्या है, कैसे हम बिहेव करेंगे। कि झूठ भी बोलेंगे तो सच लगेगा, इतना कॉन्फिडेंस ला देता है। और वही एड्रेनलिन साथ ना दे, सच बोल रहे होंगे कप कपा के कि लगे अरे इधर आ जरा तू तो स्कूल में अक्सर ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ होगा? अरे देखो ऐसा इंसानों के साथ ही होता है, ठीक है ना। और जो ना कहेगा अब तुम खुद समझ लो कि क्या है फिर है ना। Okay, so that was all about the chapter. Now point to be noted. ये बनाया नहीं था? अरे ठीक है फिर बना लेना, मैं इसको तो और वो करके बनाऊंगा। Now, in next half an hour, 45 minutes, I am going to take up another part of the explanation. Before that, इस जो बुकलेट आपको मिला है उसमें बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बट दिस इज नाउ एक्चुअल, आई हैव कवर्ड द एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन. And finally, the conclusion is the best developed form of endocrine system you can experience among vertebrates, and better to discuss among mammalian endocrine system. And among mammals, the best is human endocrine system. मैं नेक्स्ट क्लास हिस्ट्री और ये सब मैं आपके सामने सारे फंडामेंटल्स अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। पूरा एक क्लास, ये जो पूरा यहां तक बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लैंड। तो मैं आज चैप्टर के मेन जिस्ट पे आ रहा हूं। पूरे चैप्टर को अब आपको फंडामेंटली 3 हिस्सों में हमेशा रिवाइज करना है। अ डे विल कम व्हेन आई विल एंड अप विद द टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स में जब कभी आप अपने लेवल पे इस चैप्टर को, अब आपको समझ में आ गया किसी भी चैप्टर, स्केलेटन सिस्टम जैसे आता है ना, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स, कि उसके 3 हिस्से हैं, एक्सियल, बाकी सब बातें हार्ट, कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, ये वो सब एलाइड बातें हैं, but the whole human skeleton system among vertebrates made up of 206 bones and few cartilages, axial, appendicular and joints. 3 वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे रिवाइज करना है। पूरा मस्कुलर सिस्टम, व्हाट इज मूवमेंट, व्हाई मूवमेंट, सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड अदर एलाइड फीचर्स जो भी बताया गया आपको, कि पूरे एनिमल किंगडम में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ही वो पार्ट होता है जहां मसल्स वेल डेवलप होना चाहिए, क्योंकि उन हिस्सों से अल्टीमेटली मसल्स जो मूवमेंट जनरेट कराते हैं, वी कन्वर्ट देम इनटू लोकोमोशन, वी कन्वर्ट देम इनटू बाय टेकिंग सम सपोर्ट एंड एंकोरेज, एंड हेंस दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको एक लिस्ट लिखवाया था एनिमल किंगडम में किसके पास कैसा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, नहीं है। मतलब ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इनमें से आ गया क्वेश्चन आ गया, नहीं तो अल्टीमेटली the movement is anticipated, characterized by some unique structural organization or tissue type called muscular tissue. What is muscular tissue versus muscles? 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाने के बाद, उनकी ओरिजिन और सब कुछ बताने के बाद, एनिमल किंगडम में कहां से क्या शुरू हुआ, फाइनली द 3 वेल डेवलप्ड मस्कुलर टिश्यू अमंग एनिमल किंगडम, अगेन अलाइक ऑल सिस्टम्स, हमें मिलता है वर्टिब्रेट्स में। लेकिन उन तीनों को बहुत नजदीक से, एक क्लास तो आपको करीब जो 21 पॉइंट्स शगुन के लिखवाए थे, याद आ रहा है? अरे एवरीवन,
तो बड़े ही क्लोज कॉम्बैट में उनको कंपेयर करने के बाद फाइनली द मोस्ट एंड डिटेल्ड स्टडीड टिश्यू टाइप इज होम स्ट्रेटेड मसल्स। एनसीईआरटी भी तो ऐसे कहता है, लेट अस एग्जामिन कि कैसा है स्ट्रेटेड मसल, क्या है उसका बंडल फॉर्म, क्यों उसको चुना गया है मसल्स बनाने के लिए, और ईच मसल एज अ बंडल इज एन ऑर्गन। वी स्टार्ट अप विद द मस्कुलर सिस्टम एंड देन यू रिमेंबर कि कैसे उसको हमने कैरी किया, मॉर्फोलॉजी, histology, cytology, ultrastructure, and finally how it work at molecular level. That interaction is better studied under chapter के बोलते ना एक मेन जिस्ट जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है। स्लाइडिंग फिलामेंट, आप तो अब रैंडम पढ़ना चालू करो। एक होता है सीक्वेंस में पढ़ना, रिवाइज करना, एक होता है ना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आज बैठ के पढ़ते हैं, वो पढ़ते पढ़ते आपको पूरा चैप्टर याद आ जाना चाहिए। या रैंडमली फटीग क्या है, it's a muscular property, state of chemical condition which arise अचानक आपको सब, क्योंकि उसको आंसर करने के लिए मसल परफॉर्म ट्विच, इट जनरेट टेंशन, और वो जब तक रिदम में करेगा ठीक है, बट जैसे जैसे वो ट्रैप में कन्वर्ट होगा, क्या कन्वर्ट होगा, स्टेयरकेस इफेक्ट। द एंड ऑफ स्टेयरकेस इफेक्ट इज फटीग, क्योंकि जिसमें कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ता जाता है, रिलैक्सेशन रिड्यूस होता जाता है ड्यू टू एग्जॉस्ट ऑफ एटीपी, स्विचिंग ऑन टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो बोल लो आप, अरे यस और नो। तो ऐसे करके मतलब हो गया ये चैप्टर भी। अब हमने स्टार्ट किया केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। कौन सा चैप्टर, फिर से व्हाई एंड हाउ, क्यों कैसे वगैरह सब फंडामेंटल बातें। लेकिन एट लास्ट मैं आज एस्केप कर रहा हूं, अगले क्लास पूरा यही समझाऊंगा। आप लोग आज फिर एक बार थॉरोली पढ़ के आइएगा, क्योंकि अगले क्लास में पूरा डायग्राम बना के अच्छे से सबके कंटेंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन उसका एक अच्छे से प्रेजेंटेशन बना के मैं समझाऊंगा, जो आज नहीं हो पाएगा। शुरू करके खत्म होना वाला कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, कैस्केड इफेक्ट, चालू करेंगे तो एक लेवल पे खत्म होना चाहिए एवरीवन। तो फाइनली चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट यहां ये सब मिला के क्वेश्चन आ जाए, या फिर चैप्टर के फिर 3 हिस्से, अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स, ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स और मॉलिक्यूलर एक्शन। यस और नो। तो आज मैं आपके सामने सीधा सीधा आप अपने लेवल पे भी आप फॉलो करके ऐसा पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं कि इफ आई लिस्ट the unorganized endocrine gland, एक्चुअल ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने से पहले उसी का ही एक कोलैटरल सपोर्टिव पार्ट कि बॉडी में कुछ थ्रू आउट डिस्क्रीट अलग अलग जगह फैले हुए सेल्स या टिश्यू पैचेस, जो किसी प्राइमरी ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन जो किसी और सिस्टम का मेन काम करता है पहले, और वो जो भी काम करता है उसी काम को नियर बाय जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन उसी समय चाहिए। तो नेचर ने कुछ नहीं किया, उसने कहा कि रादर उस एंडोक्राइन और कंट्रोल को केमिकल लेवल पे वहीं एग्जीक्यूट करा देते हैं, एंड दैट्स हाउ ऑल दो स्ट्रक्चर्स बिकम सेकेंडरीली एंडोक्राइन। सेकेंडरीली क्योंकि प्राइमरीली समवन इज पंपिंग ऑर्गन, समवन इज अ मेटाबॉलिक बिजिएस्ट ऑर्गन, लिवर है ना, खुद लंग्स है ना, लंग्स भी जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है बाय प्रोड्यूसिंग एस, बाय प्रोड्यूसिंग, क्योंकि वहां एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। क्या बनेगा समझाऊंगा मैं कैसे। तो जीआईटी, जबकि जीआईटी गैस्ट्रो स्टमक इंटेस्टाइन दे आर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री खुद कौन है, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उनका तो मेन रोल और एम क्या है, टू परफॉर्म द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिशन के जो 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं, दोज आर बेसिकली, यहां मेंशन क्या था, मेटाबॉलिज्म। क्या है वो सब, मेटाबॉलिज्म ही तो है, परफॉर्म फिजिकली केमिकली। और पूरे थ्रू आउट लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन दोनों तरह से चल रहा होता है, को पैरेलल तरीके से, कोलैटरल तरीके से, फिजिकल भी चलता है और केमिकल। जितने भी मूवमेंट, सबसे पहले हार्श मूवमेंट जो हम मैस्टिकेशन च्यूइंग के फॉर्म में लाते हैं, लेकिन द मोमेंट वी swallow, दैट्स अ फिजिकल पार्ट। इट रन डाउन पेरिस्टाल्सिस, स्टमक में चर्निंग मूवमेंट, स्टमक में वो भी फिजिकल, दैट्स फिजिकल डाइजेशन, दैट्स सिंपली मिक्सिंग द सो कॉल्ड फूड टू प्रोवाइड मोर एंड मोर सरफेस एरिया टू द एंजाइम्स। इसलिए वो मिक्सिंग वो जरूरत है। और चर्निंग मूवमेंट से स्टमक स्क्वीज करेगा, क्या करेगा, जिससे अंदर मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन ढंग से कर सके। तो एक हिंदी की बहुत अच्छी कहावत है कि दांतों से अगर ढंग से काम करोगे तो आंतों को ना करना पड़े। अरे कुछ आया समझ में, that's the way, the perfect way of digestion, मतलब digestive system works when you use your proper mastication step। तो दांत अपना काम करे तो आंतों को अपना काम ना करना पड़े,
नहीं तो वहां जोर पड़ेगा। अरे कुछ लोग होते हैं ना, मतलब ऐसा रखा अंदर ऐसे ही यहाँ 30% डाइजेशन होता है स्टार्च का, पूरा तो हो भी नहीं पाता है ना, तो कुछ लोग सोचते इतना भी क्यों होने दे So that's what I mean to say. At each and every level, there is a need of what we call control and coordination, जिसको हम डे टू डे लैंग्वेज में विजिलेंस कहेंगे। एक नजर बनाए रखना कि वो अंडर सम पैरामीटर, मैक्सिमा और ऑप्टिमा के बीच वो चीज चलता रहा है। इट शुड नॉट क्रॉस द लिमिट आइदर वे, क्योंकि समय के साथ जो भी डिसऑर्डर तकलीफ वो एक दिन में नहीं आएगा। कोई भी सिस्टम इतना हायर लेवल पे ऑर्गेनाइज होने के बाद डे टू डे लाइफ में तुरंत मिनटों में कोलैप्स नहीं करता है, लेकिन आते आते उसके बैड एनामोलिक जो गड़बड़ी वाले इफेक्ट है, एनामोलिक इफेक्ट समय के साथ आता है। लेकिन अभी फिर वही बात है, किसी भी डिसऑर्डर को और सारी डेविएशंस को समझने के लिए पहले क्या जरूरी होता है? पहले जरूरी होता है ऑर्डर समझना। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम सिस्टम व्हिच इज ऑफरिंग दैट ऑर्डर टू द बॉडी। बॉडी एज अ सोसाइटी, सोसाइटी रन बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशन, और जहां वो मेंटेन होता है उसी को ही कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर अचीव करना। क्या अचीव करना? शहर शांत दिखता है, सभी चीजें पब्लिकली चलते रहते हैं, ये तो डिस्टर्बेंस आए दिन। यस और नो? तो गौर करिएगा, मैं डायरेक्टली अनऑर्गेनाइज्ड 8 तरह के ग्लैंड्स हमें पढ़ने हैं। हार्ट, किडनी, लिवर, स्किन, जीआईटी, पेनक्रियास, प्लेसेंटा। ठीक है ना? ये 7 हो गए। एंड द 8th इज गोनाड। 8th इज एनसीईआरटी में भले ही वो ऑर्गेनाइज्ड है, बट बेसिकली इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि प्राइमरीली इट इज अ सेक्स ऑर्गन। गोनाड उसको कहा ही इसलिए गया है क्योंकि इट प्रोड्यूस गैमेट्स, साइटोजेनिक फंक्शन। कैसा फंक्शन? जो कि वो एक्सोक्राइन नेचर है उसका। कैसा नेचर है? क्योंकि जो गैमेट्स बनते हैं वो एक सीरीज ऑफ डक्ट से ही तो पास होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन से गुजरते हुए ट्यूबुलर रेक्टाई से रेटी टेस्टिस, वास इफरेंस, एपिडिडाइमिस। आ रहा है समझ में? वास डिफरेंस देन ejaculated duct, पूरे duct से तो जा रहा है। and any such structure which offer duct system is called exocrine gland। क्या कहते हैं? तो complete testis is a mixed nature, heterocrine nature। कैसा नेचर? उसके कुछ हिस्सों में डक्ट से पास होने वाले कंडीशंस हैं, और कुछ ऐसा हिस्टोलॉजिकल इंटरस्टिशियम लेडिक सेल्स के साथ जो कि अपना सिक्रीशन कहां पोर कर देते हैं? ब्लड में। So duct and ductless, both condition offered, such heterocrine gland is what we call gonads, testes in males and ovaries in female. Heart, kidney, liver.
So now, heart as an endocrine gland is recognized by presence of there are some modified cardiac muscle cells called cardiocytes, which play the role of what we call endocrine cell, and present in wall of right atrium below SA node, below, ठीक, SA नोड के नीचे कुछ कार्डियक सेल्स मायोकार्डियम के मॉडिफाई हो जाते हैं कार्डियोसाइट्स टू प्ले द रोल ऑफ, यहां सी लिख रखा है मैंने, कार्डियोसाइट्स, एंड दे प्रोड्यूसेस द हार्मोन ANF, which is being recognized as atrial natriuretic factor, and moreover ANF is anti-renin hormone. It is anti-RAS in function. What is RAS, what is renin, वो देखेंगे, but somehow इसका जो रोल है इस हार्मोन का, produced from the atrial chamber, right atrium just below the SA node, such cells modified to produce that ANF, which is going to promote loss of sodium. Sodium को natrium भी कहते हैं. So it is going to promote loss of sodium along with urine. ये उसका basic nature है. Hence it is being defined as urine के साथ सोडियम को जाने देना, ऐसा असर वो लाता है, hence known as atrial natriuretic factor. और ऐसा करते हुए वो किन के खिलाफ एंटागोनिस्टिक फंक्शन करता है? रेनिन नाम का हार्मोन, खुद वो क्या है, कहां से आता है, अभी कुछ नहीं पता, लेकिन कहीं भी है. और जब रेनिन काम करता है, उसका जो पाथवे, उसी को हम रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं, तो उसके खिलाफ काम करता है. और अगेंस्ट काम करते हुए बेसिकली वो शरीर में फिजियोलॉजिकली किस तरह के मेटाबॉलिज्म को अंजाम देता है. पॉइंट टू बी नोटेड, दिस हार्मोन ANF lowers the BP to normal. यानी बीपी जब हाई हो जाता है, समझे बात को, इसका काम है टू लोअर द बीपी, लेकिन बीपी को लो करके नॉर्मल पे लाना. सबको आ रहा है समझ में? और बस आज के आज ऐसे ही याद हो जाना चाहिए. ये तो मैं बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स पढ़ा रहा हूं. हार्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एक क्वेश्चन, वैसे किडनी एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, और फिर इन तीनों को एक साथ मर्ज करके ब्लेंड करके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं. दैट्स द नेक्स्ट स्टेप. सबको मेरी बात आ रही है समझ में? We have started with the chapter after undergoing all those aspects and introductory aspects. सब समझ में आ गया क्या है. Now the question is, day to day life में एक कोई भी mammalian body, human and other such members, और indeed complete vertebrate जो सबसे cosmopolitan है, सबसे evolved है, दुनिया के हर biogeographical area, अच्छे बुरे environment का सामना करने के लिए, जिस तरह से हमने देखा कि इस तरह का कोई इवोल्यूशन हुआ, एक नहीं दो सिस्टम्स का एक साथ, और दोनों भले ही बहुत अलग अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं, बट स्टिल दे वेल कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर थैंक्स टू द पोर्टल सिस्टम जो वर्टिब्रेट्स में एग्जिस्ट करता है. और वो भी कौन सा? हाइपोफाइसियल. और उसका फायदा दो ग्रुप उठाते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स. वी आर कंसर्न्ड विद आवर कोर्स मैमेलियन एंडोक्राइन सिस्टम विद रेफरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो लेट्स बिगिन. ये सेटअप कैसा है पूरे शरीर में? तो देयर आर 7 ऑर्गेनाइज्ड प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो बॉडी में डे 1 से जब से बनते हैं, एज द मोमेंट वी टेक बर्थ, डे 1 से वो प्योरली हार्मोन सिक्रीट करने का फंक्शन करते हैं. हेंस दे आर ऑर्गेनाइज्ड. बट रेस्ट अदर विच आर प्राइमरली नोन फॉर समथिंग एल्स, बट इंडीड दे ऑफर एन इंटीग्रेशन टू द बॉडीज इंटीग्रिटी by also secondary playing the role of producing some or either hormone.
और वो सारे के सारे हार्मोन कोई और नहीं, वो उन्हीं के अपने सेल्फ ऑटोमेटेड फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। हार्ट को क्या जरूरत पड़ गई है हार्मोनली बिहेव करने का, हार्मोन बनाकर? द रीजन इज, उसने देखा कि मैं तो खुद ऑटोनॉमिक हूं, मेरा एक पैरामीटर है, मुझे लगातार बीट करते हुए पंपिंग एक्शन फोर्स जनरेट करना है, बट दैट पैरामीटर इज समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अदर पैरामीटर्स ऑफ द बॉडी, ब्लड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। और वो सबको तो बाकी लोग भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ज्यादा चेंज हो जाए कि फिर मेरे पे असर आने लगे, मेरे पंपिंग एक्शन पे, यानी कार्डियक आउटपुट, कौन सा फैक्टर जिसमें मैं स्ट्रोक वॉल्यूम ना तय कर पाऊं, मतलब हार्ट को प्रॉब्लम हो जाएगी। डज हार्ट इंटरफेयर बाय सिंपली सेइंग दैट आई विल आल्सो प्ले अ फैक्टर, बैकअप सिस्टम, कि अगर कोई लूज एंड पे किसी ने अगर सरेंडर कर दिया तो मैं संभाल लूंगा पीछे से। सबको मेरी बात आ रही समझ में? सबको आ रहा है समझ में? सो दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी, यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है। चैप्टर में यही तो कहा गया है कि जितना बेहतर शरीर, एडवांस शरीर बनेगा और उसको ऑपरेट कराने के लिए बैकअप तैयार रखना पड़ेगा। बड़े बड़े कॉलोनाइजर्स बनते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनता है, ऑफिस चलना है और बहुत हाई लेवल का है ना, इंटरनेशनल लेवल पे डीलिंग चल रही है, तो पावर बैकअप भाई ठीक है, एमपीवी से मिलता है, वो सब रेगुलर कनेक्शन का हिस्सा है, लेकिन हर ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का खुद का पावर जनरेटर रखते ही है भाई बैकअप में। बड़ी बिल्डिंग है, किसी फ्लोर पे चला गया, क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ काम ड्यू टू पावर फेलियर रुक सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम है वो पावर फेलियर से रुक नहीं सकते, लॉस हो जाएगा, और दैट कुड गिव अ ग्रेट बैड इंपैक्ट लेटर ऑन। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में फर्नेसेस क्यों शिफ्ट में काम चलते हैं, जहां मेटलर्जिक वर्क चलता है या किसी भी तरह के, वहां फर्नेसेस कभी बंद नहीं होंगे, जिंदगी भर चलना है उन्हें। हाँ, किसी दिन लो होगा स्लो, लेकिन बंद, क्योंकि बंद हो गया पूरा फर्नेस, ठंडा पड़ गया, तो उसको वो गिवन हीट टेम्परेचर लाने में अगला 2 महीने लग जाएंगे, तो 2 महीने में प्रोडक्शन थोड़ी रोक देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो काम का इंटीग्रिटी, सिग्निफिकेंस किस लेवल तक है वो तय करता है। तो हर चैप्टर में आप देखिएगा पैराग्राफ में लिखा है, आई फेल्ड टू यूज दोस 2 फैक्टर्स ओवर हियर, हैबिट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनिज्म का आसपास किस वातावरण में, एनवायरनमेंट में उसे बोलते ना थ्रू आउट लाइफ सामना करना है, और उसका शरीर खुद किस लेवल से बना है, ये 2 चीजें मिलकर तय करते हैं कि उसको किस तरह का फीचर मिलना चाहिए। डिड यू गॉट माई पॉइंट? तो हर ऑर्गेनिज्म, तो उसको मैंने कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड से आज समझाया था। फिलहाल आप याद एक्सपीरियंस कर रहे हो हार्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, जबकि हार्ट तो अपने आप में एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का हिस्सा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, पंपिंग ऑर्गन है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच एक्सप्लेनेशन। हमें तो देखना है कि वो अपने पंपिंग एक्शन को बखूबी निभाता रहे, उसके लिए जरूरी है एक बैकअप, बैकअप, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रिटी, इंटीग्रेटर्स, और वो खुद बना लेता है एक हार्मोन एएनएफ। क्यों? क्योंकि वो ऐसा करने की एबिलिटी रखता है, बीपी को लो कर देना, लो करके नॉर्मल पे ले आना, लो करके। और इसके लिए फिर गौर करिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इट इनहिबिट्स, रोकता है द रेनिन to absorb to absorb sodium from GF, from, तो क्लास 10th में अक्सर आप लोग ने थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम पढ़ने का नेचर ये है कि एक ही स्टेटमेंट को कन्वर्सली और कहा जा सकता है, एंड दैट्स द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन इन लास्ट 5 years। और मैं डे 1 से आपको एक ही कह रहा हूं कि इस साल आपको करना क्या है, पढ़ते पढ़ते अपने लैंग्वेज, सेंटेंस की बारीकियां, वोकैबुलरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना कि हमने एक स्टेट ऑफ माइंड से पढ़ रखा है, दिमाग में वो बात घर कर गया है, अब हम ऑप्शंस में भी वैसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, दिमाग को पजल कर लेते हैं। तो इस साल का क्वेश्चन मैं आ रहा हूं, मैं ऐसा क्यों इतना जोर देके पढ़ा रहा हूं, इस पे स्ट्रेस देके, मैं तो मूव कर सकता हूं आगे फटाफट। इट इनहिबिट्स, सही बात है, एंटी रेनिन, और रेनिन को रोककर, इस पाथवे को रोककर अल्टीमेटली क्या रोकता है, टू एब्जॉर्ब सोडियम फ्रॉम,
तो जब सोडियम को रोकेगा जीएफ में से एब्जॉर्ब करने से, तो हिंदी में कहते हैं ना, गाय घास खाती है, घास गाय द्वारा खाई जाती है, बात तो एक ही निकला ना। व्हाट इज द अदर स्टेटमेंट, मैं यहां ऊपर मेंशन कर रहा हूं। ऐसा करके वो क्या कर रहा है, इट प्रमोट्स, यहां इनिबिट और वहां प्रमोट लिख रहा हूं, लेकिन मायने एक ही निकलेगा, इट प्रमोट्स द लॉस ऑफ सोडियम इन यूरिन। टर्मिनोलॉजी चेंज, जीएफ बोल रहा था और अब वो भी सही है, यूरिन में सोडियम चले जाए, इस बात को प्रमोट करना। कैसे, किसको रोककर, रेनिन को रोककर, रास पाथवे को रोककर। रिजल्टेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिड्यूसेस। बस मैं चाहता हूं तो एनसीईआरटी अभी आपके सामने फिर रीडिंग कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा तुम खुद घर पे जाके पढ़ो, मैं तो अपना काम कर चुका हूं, आपका काम है अब इसको वर्कआउट करना जाके। वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिड्यूसेस, विस्कोसिटी इंक्रीजेस, लेकिन इतना नहीं कि मतलब वो अंदर कीचड़ की तरह चल रहा है ब्लड। अरे सबको आ रहा है समझ में, थोड़ा इमेजिनेशन भी है ना, मतलब इतना कि स्लो हो जाए, है ना, बर्नौलीज थ्योरम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, स्लो। वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिड्यूसेस, विस्कोसिटी, फाइनली वहीं से जहां से चालू किया था, ब्लड प्रेशर रिड्यूसेस टू नॉर्मल। और इनके टारगेट सेल्स क्या है, यहां लिख रहा हूं, टारगेट सेल इज डीसीटी सेल्स। कौन से सेल्स, डीसीटी सेल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड सेल्स, एंड दैट्स अ कंडीशनल वे टू रीअब्सॉर्ब। तो डीसीटी रीजन में रीअब्सॉर्प्शन होता है, कंडीशनल होता है। कैसा होता है, और वो कंडीशन दो हार्मोनल पाथवे से होता है, एक है एल्डोस्टेरॉन पाथवे यानी रास, और दूसरा एडीएच। दूसरा सब धीरे धीरे कनेक्ट कर दूंगा, आज तो शुरुआत हुआ है, सबको मेरी बात आ रही है समझ में। ऑर्थोडॉक्स डिस्कशन ओनली, विदाउट कंसिडरिंग किडनी कहां से आ गया, डीसीटी कहां से आ गया, वो सब अभी कनेक्ट हो जाएगा। पहले तो हार्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड वो अपना टारगेट अचीव करता है, उसका काम है समय समय पे जरूरत पड़ने के हिसाब से एएनएफ बनाना, और वो बनाकर वो रेनिन के खिलाफ, रास के खिलाफ काम करते हुए ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करके नॉर्मल पे लाना। और इसके लिए वो इस तरह से अपना असर डालता है, दिस इज द मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट ये है। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाएंगे, ऑन द रिलीज ऑफ, पहले इस साल के क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। इसी साल जो क्वेश्चन आया, व्हाट विल नॉट बी रिलीज्ड, what will not be released on decreased BP oblique blood volume, ANF। मैं ऑप्शंस भी वैसे दे रहा हूं, रेनिन लास्ट में लिखा है, ANF ऊपर, और बीच में किसी भी हार्मोन का, एल्डोस्टेरॉन और कोई भी एक हार्मोन का नाम दे दो। आंसर है ANF। आंसर क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स रेनिन क्या सोच के टिक कर क्या क्या, अब देखो एनसीईआरटी रट के पढ़ने से और समझ के पढ़ने में क्या अंतर है। अरे कह तो रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट ने आके फिर एग्जाम हॉल के बाद आके 2 दिन बाद आके पूछा, सर देखिए ये गलत निकला मेरा, ये तो देखिए एनसीईआरटी में लिखा तो हुआ है कि एएनएफ करता तो है डिक्रीज, मैंने भी यही पढ़ाया, लेकिन तुमने क्वेश्चन को नहीं समझा। व्हाट विल, अरे व्हाट विल बी रिलीज्ड इफ इंक्रीज्ड बीपी ब्लड वॉल्यूम, तो आंसर होता या एनएफ, तो भी एएनएफ। और यहां क्या बोला गया है, क्योंकि ऑलरेडी
डिक्रीज्ड है, तो जरूरत नहीं है, नॉट रिलीज्ड। अरे आया समझ में? सबको आ रहा है समझ में? देखो बस यही ट्रेनिंग है। नाउ दिस इज एग्जामिनेशंस के लिए, तो एक बहुत छोटा सा एक हिस्सा है मेंटली अपने आप को प्रोग्रामिंग करने का। समझ लो एग्जाम स्किल्स क्या है? व्हाट आर एग्जाम स्किल्स? पढ़ते सभी है, ऐसा कोई थोड़ी दावा है कि अरे ऐसा पढ़ा दिया और क्या पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। समझो आप, मेन इज एग्जाम स्किल, आप उसको हासिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मैं आज थोड़ा सा अपने एक्सप्लेनेशन को स्पीड अप कर सकता था और चाहता तो और आगे पढ़ जाके आज ऑर्गेनाइज में 6 ग्लैंड्स पढ़ा देता स्पीडली पढ़ाते हुए फटाफट। लेकिन ऐसा लगता कि मैं भी रट के आया हूं और चल रहा हूं, तुम लोग भी फॉलो ऐसे कर रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें साथ में ये भी सिखा रहा हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, मतलब पढ़ते समय इन चीजों को ध्यान दो। मतलब ये एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी है, कोई सिखा नहीं सकता ये सब, ये आप पढ़ते हुए खुद फॉलो करो। और यही तो वो मेहनत है, एक बार कर लोगे फिर लास्ट में यू हैव टू गिव अ सिंपल टच रिवीजन, उसको कहते हैं। हरी मेरी बात समझ में? जबकि मैं अक्सर ये डायलॉग देता हूं कि रिवीजन मींस इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस, बट इट डजंट मीन कि अब तुम रिवीजन ही ना करो। कहने का मतलब है कि दोबारा पढ़ा नहीं जाता वैसा, एक बार ही अच्छे से पढ़ा जाता है और फिर बार बार चीजों को मॉड्यूलेट करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? मॉड्यूलेट। ओके, ये समझ में आ गया। तो इससे कनेक्टिविटी कहां बनी? नाउ व्हाट्स रेनिन, फ्रॉम वेयर इट कम्स फ्रॉम, उसका सोर्स कौन है? So kidney as an endocrine gland, first of all, I will like to depict कि kidney primarily excretory organ among vertebrates, archinephros, pronephros, mesonephros, metanephros, histologically among again vertebrates, among animal kingdom पढ़ेंगे excretory system में, है ना? पूरे एनिमल किंगडम को हम एक थॉरोली छान डालेंगे, फिल्टर कर डालेंगे कि कहां से शुरू हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत बड़ी बड़ी बात है वही। लेकिन among vertebrates in a mammalian body as a part of endocrine system some unorganized category of structures, उसमें किडनी का भी नाम आता है। तो चैप्टर एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन में आज ही जाके आपका होमवर्क है, आप पेज नंबर 379 279 ऐसा कुछ पेज नंबर है ऑफ दैट चैप्टर, आई एग्जैक्टली नॉट रिमेंबर द पेज नंबर, बट हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। क्या है ना? मतलब एक तीर दो निशाने वाला काम तैयारी में, कि ऐसा पढ़े कि चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम का भी क्वेश्चन कवर, और उस चैप्टर में वो जो पैराग्राफ है उसमें 3 सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स है और तीनों पैराग्राफ्स में 3 तरह के हार्मोन्स का अलग अलग एक्सप्लेनेशन। लेकिन तीनों हार्मोन्स का जो माइलस्टोन ऑब्जेक्टिव है शरीर में वो है जीएफआर को बैलेंस रखना। क्या रखना? क्योंकि जीएफआर बैलेंस रहेगा, ब्लड प्रेशर बैलेंस रहेगा, ब्लड प्रेशर बैलेंस रहेगा, शरीर को मिलेगा ऑस्मो रेगुलेशन। क्या मिलेगा? तो कैसे इन बातों को अब जो है कोलैबोरेट, फिर कैसे ब्लेंड किया जाए? ब्लेंड करने से पहले जरूरी है किडनी एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, kidney is histologically made up of cortex medulla due to presence of around 1 million nephrons per kidney. Yes, this fact is true. ये फिगर सबको क्लियर है? And if it is true, now my question is, among those nephrons, 80% 20% का रेशियो है। 80% आर cortical nephrons and 20% are juxtamedullary medullary nephrons. So among those histological setup and nephron types, the question arises, what are those nephrons? Yeah, what are those structures which actually make the kidney to play and impart the role of what are we are not want to discuss? Kidney as an endocrine gland. So that's none other than a histological tissue patch like arrangement, है ना? एक टिश्यूज का पैचेस, धब्बे जैसे थोड़े 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 अरेंजमेंट पूरे किडनी के कॉर्टेक्स एरिया के अंदर। किस एरिया के अंदर? मेडुला नहीं, कॉर्टेक्स एरिया के अंदर 15 से 18% ऐसा हिस्टोलॉजिकल सेटअप है जिसे हम कहते हैं, आज आपको एक वर्ड सुनने को मिल रहा है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। क्या कहते हैं? और इसके वजह से किडनी जो है एक एंडोक्राइन रोल प्ले कर पाता है। एंड थैंक्स टू दीज नेफ्रॉन्स, सारे नेफ्रॉन्स नहीं, यही वो नेफ्रॉन है जो किडनी को बनाता है एंडोक्राइन। क्या बनाता है? और तैयार करता है खुद किडनी को, कि किडनी खुद अपने ही एक
किए गए फंक्शन, शुरू किए फंक्शन को वो खुद ही रेगुलेट कर सके विदाउट प्रायर नीड ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑटोमायोनिक नेचर है उसका, ये ऑटो खुद ही। एंड दैट फंक्शन इज सिंपली जीएफआर। समय समय पे 24 घंटे ब्लड जैसा बॉडी के कंपोनेंट जिसको वो एक प्रेशर से रिसीव करता है, समय समय पे उसको फिजिकली छान कर जो प्रोडक्ट तैयार करता है जीएफ विद अ रेट ऑफ 125 ml पर मिनट। 125 यानी दोनों किडनी 62 ml। और इस हिसाब से पूरे 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इंटू 120 125, 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या बनता है। बट किडनी एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, किडनी एज एन नॉट ओनली एक्सक्रीटरी, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। डिड यू हर्ड दिस? किडनी एक्ट एज अ रिडंस, किडनी एक्ट एज अ, शरीर का वो क्या है, एक रिडंस की तरह काम करना, मतलब किसी चीज से छुटकारा दिलाना, ये उसका नेचर है, रिडंस, रिड ऑफ। लेकिन इस दौरान शरीर की इंटीग्रिटी भंग नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द इंटीग्रिटी? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। व्हाट बैलेंस? चैप्टर के मेन जिस्ट पे आ गए, यही यही से शुरू हुआ था ना चैप्टर। बॉडी वांट टू अचीव इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी शब्द सेल्स का बनता है, उसी को कहते हैं होम्योस्टेसिस। यही तो होम्योस्टेसिस है। शरीर से सफाई भी हो जाए, वेस्ट भी एलिमिनेट हो जाए और इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस अपनी जगह बना रहे, क्योंकि वी ह्यूमन बॉडी एज वर्टिब्रेट एक्सपीरियंस टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ हैबिटेट। व्हाट? एंड हेंस वी एक्सपीरियंस, हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हमें क्या अनुभव होता है? ड्राई कंडीशंस। तो हाउ टू अडेप्ट, देखो कैसे चीजें जुड़ी हुई है। दिस इज अ वे ऑफ एडेप्टेशन कि वो वी वांट टू एलिमिनेट, वेस्ट भी निकल जाए। तो 180 लीटर जीएफ पर डे, सोचो जरा कि अगर इतना बॉडी से फ्लूइड इतना होता नहीं है, 5 लीटर है वो, तो इतने बार घूम घूम के जीएफ, अरे आया समझ में? बोले सर ब्लड 5 लीटर 14 लीटर लिम्फ ऐसे, अरे क्या बोल रहे हो? अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्लड का वही 5 लीटर हर मिनट घूम घूम के 1440 मिनट 24 घंटे में जो होता है, तब जाके 180 लीटर जीएफ। क्लियर? इतना अगर निकल जाए तो अखरोट बनने में देर नहीं लगेगा। अरे यस और नो? यू विल बिकम वॉलनट। कुछ आया समझ में? हाँ, क्रिनेशन हो जाएगा ऐसा। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, वी परफॉर्म अ यूनिक फंक्शन, किडनी परफॉर्म अ यूनिक फंक्शन, 99% रीअब्जॉर्प्शन क्या करता है? 180 लीटर का 1% ही अलाउ करना जाना, यानी व्हाट इज द यूरिन आउटपुट पर डे? 1.8 लीटर, 1.5 टू 1.8 लीटर। लेकिन अंडर सीजनल चेंजेस द कंडीशंस रिड्यूसेस टू 1 लीटर, 800 ml पर डे, और कुड बी 2.2, कुड बी, अरे ठंड के दिन अर्ज ऑफ यूरिनेशन इज मोर, क्योंकि एडीएच काम ही नहीं करता, थोड़ा ऐसे ही कम रिलीज होता है बायोलॉजिकली, ऊपर से तुम भी डायूरेटिक एजेंट, कॉफी दे, कॉफी दे, कॉफी। अरे यस और नो? नहीं आया समझ में? बस कितना आसान है, मैंने इसलिए तो कहा ये सब तुच्छ ज्ञान है, बस लेते जाओ। जेजीए, दे आर द सोर्स ऑफ, सबको आ रहा है समझ में कैसे हम टॉपिक्स ब्लेंड करते? देखिए मैंने अभी आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पढ़ाया है और ना ही अभी पूरी तरह एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ये अब समझ में आ गया कि आने वाले दिनों में आपको मेंटली कैसे तैयार रहना है चीजों को कोलैबोरेट करके अपने क्वेश्चन ओरिएंटेड प्रिपरेशंस के लिए। इतने बोलते ना क्या क्या बारीकी से प्रिसीशन एंड पे जाके क्वेश्चंस नहीं पूछते, ऐसे उलझा के पूछते तो सिंपल सिंपल है, लेकिन वो सिंपल पूछने का तरीका भी कभी कभी उलझा देता है। और नहीं उलझो इसके लिए आपको अचानक से ऐसे पजलिंग एक्सप्लेनेशंस दिमाग में जनरेट करके उससे फिर बाहर निकलना है कि ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता है। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? और आज से जब आपका दिमाग ऐसा चलेगा, दैट्स एन एविडेंस ऑफ यू टू बिकम अ गुड डॉक्टर इन नियर फ्यूचर, दैट व्हाट वी कॉल डायग्नोसिस। इसी को क्या कहते हैं? तभी तो प्रोग्नोसिस कर पाओगे। क्या कर पाओगे? डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हो तो प्रोग्नोस क्या करोगे? मैं अकॉर्डिंगली जो मेडिकेशन कब क्या देना है नहीं देना है, हर एक तुम डायबिटोलॉजिस्ट बन गए हो, लेकिन हर डायबिटीज पेशेंट को एक जैसे डोज से थोड़ी तुम ट्रीटमेंट दोगे। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, फॉलो तो करोगे, बट थिंग्स आर नॉट कमिंग, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं।
तो यू वांट टू डेफिनेटली मेंटेन योर प्रैक्टिस, सरेंडर थोड़ी करोगे। मेरी बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो आपका दिमाग कितना, आप सोचो ना, ऐसे सोचो आप। तो complete structure is source of renin and what we called erythropoietin. Renin and renin is initiator of RAS, which is called renin angiotensino या टेंसिन, renin angiotensin एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। और इसमें जो एंजियोटेंसिन है, the source of that angiotensin is itself the structure called liver, but in inactive form, angiotensinogen, inactively released in blood. लिवर से बनता है लेकिन मौजूद रहता है समय समय पे ब्लड में। अब कुछ नहीं करना है, बस इसके नीचे जस्ट इसके ऑपोजिट स्टेटमेंट्स लिखने हैं। अभी अभी आपने एएनएफ के जो फंक्शंस लिखे ना, उसी को ही ऑपोजिट कर दो, क्योंकि एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, एंटी है। आ रहा है लॉजिक समझ में सबको? तो ऐसे ही ये तीन हो गए, बस लिवर से ये प्रोडक्ट है। अब इसको समझाना है, लेकिन इसके आगे पूरा एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू ऐसी होगा। तो मैं बस ये कहना चाह रहा था। इसके बाद स्किन, स्किन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, वो वर्बली मैं बोल रहा हूं, अभी लिख कुछ नहीं रहा हूं, सुन लो ध्यान से। क्योंकि डर्मिस लेयर में एक सॉफ्ट डेरिवेटिव मौजूद होता है, सिबेशियस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एंड सिबेशियस ग्लैंड अंडर द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, यूवी लाइट को फिल्टर करके जो है कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव, one of the vitamin which act like a hormone, one of the vitamin which act like, and the only hormone as poor man's vitamin जो बॉडी में सिंथेसाइज होता है, विटामिन D3, D2 होता है, D3 होता है, एनिमल में D3 बनता है, कोलेकैल्सिफेरॉल। क्या बनता है? and thereafter this is the vitamin which act like a hormone and synergistically and support favor calcitonin, which hormone है ना, to promote the reabsorption of what, of calcium from blood plasma to bone matrix। कुछ याद आया? एक तरह से वही कैसे हो गया स्किन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, वैसी जीआईटी। अब जीआईटी को मैं जब पढ़ाऊंगा, एक्चुअली मैं पूरा डक्ट सिस्टम पहले पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? वो कैसे वो आपस में उस इतने से एरिया में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में वो हिस्सा इतना डक्ट से उलझा हुआ है कि इट नीड्स अ वेरी प्रिसीशन कंट्रोल, बहुत नजदीक से वहां कंट्रोल चाहिए। एंड दैट लोकल कंट्रोल इज अगेन अचीव्ड बाय सम केमिकल इंटीग्रेटर्स, हार्मोन्स जो लोकली उस रीजन में स्टमक और इंटेस्टाइन बना लेते हैं, thereby making gastrointestinal part of alimentary canal to act as endocrine gland, to act as GIT hormones। क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी में 4 हैं, वो 4 तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको टोटल 8 तरह के पढ़ाऊंगा। क्या? टोटल 13 हार्मोन्स बनते हैं, लेकिन आपको 8 तरह के पढ़ने हैं, क्योंकि कल ऑप्शंस में डुओक्रिनिन, विलिक्रिनिन, एंट्रोक्रिनिन लिखा हो तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट कि कौन क्या है। ये भी जीआईटी हार्मोन से क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो तुम्हारे तो दिमाग में रहेगा जीआईपी, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके। लेकिन कल वो जो क्वेश्चन नहीं आते सेट वाले, विच इज करेक्ट सेट या इज इन ऑड या इवन, मिसमैच वाले, उसमें पता चला हार्मोन्स के नाम लिखे और साथ में लिखा है 3 हार्मोन्स के नाम लिखे और जीआईटी हार्मोन।
हो सकता है विलिक्रिनिन, डुओक्रिनिन और जीआईपी लिखा है, जीआईपी तो तुम्हें याद आ रहा है, लेकिन विलिक्रिनिन और एंट्रोक्रिनिन तुम्हें पता नहीं, तुम्हें सोचोगे गलत है ये सेट। अरे आया मेरी बात समझ में? इसलिए हम ऐसा पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि उसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं दिया है, ये तो एग्जाम है, कंपटीशन है। और अपने आप को बेस्ट एसेस करने के लिए मैं हमेशा क्या कहता हूं, यू हैव टू टाइमली पीप इनटू द लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर, देखो तो आप एक बार, और फिर आप अपनी तैयारी को एक एज दें। सबको आ गया यहां तक समझ में? तो देखा जाए, हमें 8 में से मैंने आज 3 एक साथ कवर किए हैं, कैसे वो रिलेटेड है। और फाइनली स्किन, ऐसी जीआईटी, ऐसी प्लेसेंटा, गोनाड और पेनक्रियास। पेनक्रियास बहुत क्रूशियल है, वो तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का भी कवर हो जाएगा। अरे कुछ आ रहा है समझ में कि कैसे इंटेस्टिनल जूस, सॉरी पेनक्रियाटिक जूस एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, क्या है वो? और उसके चलते हुए पेनक्रियास को अपना ही हार्मोनल रोल प्ले करना पड़ता है, तब जाके डाइजेशन फेवरेबली हो सके। क्या हो सके? तो इस तरह से हम लोग आगे कंडक्ट करेंगे। तो डे आफ्टर टुमारो आपकी क्लास तो नहीं है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक लगेगा, पूरा 3 दिन रहेगा। इस सैटरडे मैंने रिकवरी रखा है, E3 बैच वाले बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। एपिथेलियम टिश्यू पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा 3.5 आवर में विद 15 मिनट्स ब्रेक। कौन सा टिश्यू? तो आप में से जिनको अगर पढ़ना हो तो दे कैन कम ओवर एट 10:30। 10:30 से मेरी क्लास रहेगी। आ रही मेरी बात समझ में? मतलब 11:15 से स्टार्ट होगा, 10:15 बजे ब्रेक होगा, आधे घंटे के बाद। आ रहा है सबको समझ में? डे आफ्टर टुमारो सैटरडे रिकवरी क्लास होगा। E3 बैच वालों को मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक जहां से सेशन स्टार्ट हुआ है, एपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि फिलहाल वो भी वही चैप्टर पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो। उनको बैकअप जो है पीछे वो हर हफ्ते में ऐसे देता रहूंगा। तो जिनको भी अगर पीछे का कुछ पढ़ना है तो आई एम स्टार्टिंग दिस वीक सैटरडे, है ना, 11:15 से लेकर 2 बजे के बीच में मैं एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर? ठीक है, थैंक यू। इस संडे आपका जो है टेस्ट नहीं है, अगले संडे टेस्ट होगा सबसे पहले, और उसमें आएगा एंडोक्राइन सिस्टम। क्या आएगा? फिर उसके बाद वाला जो टेस्ट होगा उसमें मस्कुलर, स्केलेटन और डाइजेस्टिव। आया समझ में? मस्कुलर, स्केलेटन एंड डाइजेस्टिव, तीनों रहेगा।